नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर, संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का आज दूसरा दिन। संसद में आज भी हंगामे के आसार। आपको बता दें कि सुबह 10 बजे विपक्षी दलों की बैठक और कल दोनों सदनों में हुआ था हंगामा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सत्र के दूसरे चरण का आज दूसरा दिन। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है। दरअसल आज दूसरे चरण का दूसरा दिन। आज भी हंगामेदार तस्वीरें होने के आसार जताए जा रहे हैं। सुबह 10 बजे विपक्षी दलों की बैठक है और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि कल दोनों ही सदनों में हंगामा हुआ था। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का आज दूसरा दिन है और यह महत्वपूर्ण खबर इसलिए भी हो जाती है क्योंकि कल भी हंगामेदार तस्वीरें दोनों ही सदनों से सामने आई थी। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का दौरा। आज एमपी दौरे पर रहेंगे सीएम केजरीवाल। आपको बता दें, भोपाल के दशहरा मैदान में करेंगे जनसभा। रैली में लाखों लोगों के जुटने का दावा किया जा रहा है। आपको बता दें, पंजाब के सीएम भगवंत मान भी इसमें मौजूद रहेंगे और आज एमपी के दौरे पर सीएम अरविंद केजरीवाल पहुंच रहे हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। अब खबर रामपुर से, जहां दो पैन कार्ड मामले में आज कोर्ट में सुनवाई। अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड मामले में यह सुनवाई होगी और इसी के साथ साथ बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब्दुल्ला के अधिवक्ता ने दिया था स्थगन प्रार्थना पत्र और कोर्ट ने 500 रुपए हर्जाने के साथ स्वीकार किया था प्रार्थना पत्र। आपको बता दें कि दो पैन कार्ड मामले में आज सुनवाई होगी। अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड मामले की यह सुनवाई होनी है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि अब्दुल्ला के अधिवक्ता ने स्थगन प्रार्थना पत्र दिया था और कोर्ट ने 500 रुपए के हर्जाने के साथ इसे स्वीकार भी किया। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता फहीम खान जुड़ गए हैं। फहीम, क्या कुछ जानकारी? आज दो पैन कार्ड मामले में सुनवाई होनी है। अब्दुल्ला आजम की लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए अब्दुल्ला आजम की मुश्किलें इन दिनों बढ़ी हुई हैं क्योंकि वो कई मामलों में घिरे हुए हैं और लगातार जिस तरह से हम अदालतों में उन्हें झटके लग रहे हैं वो जारी हैं। आज भी पैन कार्ड मामले में उनकी सुनवाई होनी है। दो पैन कार्ड हैं, उसमें उनकी जिरह होनी थी, बहस होनी थी, लेकिन उनके अधिवक्ता ने उसमें वक्त मांगा। गुस्सा के कोर्ट ने उनको ऊपर जुर्माना लगा दिया और जुर्माना लगाने के बाद उनको वक्त दिया। आज ये सुनवाई होनी है और इसमें गर्मा गर्म सुनवाई के बाद पता लगेगा कि इसके अंदर अब क्या रहने वाला है, क्योंकि इन दिनों आजम खां और आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम की जो मुश्किलें हैं वो लगातार चौतरफा बढ़ रही हैं और चारों तरफ से जो कोर्ट है, जो मुकदमा है, इनके जो मुकदमे हैं वो अब धीरे धीरे तय होते जा रहे हैं और तय होने में इनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। आज पैन कार्ड मामले में बहस होनी है और बहस में क्या गर्मा गर्म बहस होगी और क्या उस पर रहने वाला है, ये देखने वाली बात होगी। जी फहीम, इस ऐसे में ये जान लेना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर अब्दुल्ला का इस पर क्या कुछ कहना है, क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि सीधे तौर पर स्थगन प्रार्थना पत्र दे दिया गया है और कोर्ट ने स्वीकार भी कर लिया है हर्जाने के साथ। देखिए, अब्दुल्ला की जहां तक बात है तो अब्दुल्ला का ये कहना है कि जो दो पैन कार्ड है उसमें एक पैन कार्ड को पहले ही सरेंडर किया जा चुका था और दूसरा वाला नया जो बना है उसमें डेट ऑफ बर्थ की वजह से उसको चेंज किया गया था। तो इस तरह से उनकी अपनी दलील है और दलील में वो अपने आप को सही बताते हैं,
लेकिन कोर्ट ने और जांचकर्ताओं ने जिस तरह से उसको गलत माना है और उसमें शिकायत के बाद जांच हुई और जांच में वो तथ्य सामने आए और सामने आने के बाद उसमें मुकदमा दर्ज हुआ इसलिए क्योंकि मामला झूठा था। दो पैन कार्ड वाकई में पाए गए और वो मामला इतना लंबा खिंचा आपके चलते चलते यहाँ तक पहुंचा। तो जिस तरह से कोर्ट ने सही माना है इस मामले को, उस ठीक है फाहिम, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर लखनऊ से, जहां 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में सरकार को झटका लगा है। आरक्षण तय करने में नियमों का पालन नहीं हुआ, हाईकोर्ट का यह बड़ा कहना है, जिसमें 1 जून 2020 को जारी चयन सूची का रिव्यू करें, सीधे तौर पर यह कहा गया है हाईकोर्ट की तरफ से। और इसी के साथ साथ आपको बता दें 6800 शिक्षकों की चयन सूची को हाईकोर्ट ने रद्द किया है। रिव्यू करते समय 50% से अधिक आरक्षण ना हो, इसका खासा ख्याल रखा जाए, हाईकोर्ट की तरफ से यह बड़ी बात कही गई है। शिक्षकों के समायोजन की नीति बना सकती है सरकार, समायोजन के ऊपर सरकार नीति बना सकती है, यह बड़ा कहना कोर्ट का। 3 महीने में कवायद पूरी की जाए, तब तक काम कर रहे शिक्षक नहीं हटाए जाएंगे, सीधे तौर पर यह हाईकोर्ट का बड़ा ऐलान। उनहत्तर 69,000 संख्या सहायक शिक्षक भर्ती की, जिन्हें सरकार को झटका लगा है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, क्या माना जाए जिस तरह से सरकार को यह बड़ा झटका लगा है, आरक्षण तय करने में नियमों का पालन नहीं हुआ और इसको लेकर अब हाईकोर्ट भी सख्त रवैया अपना रहा है? बिल्कुल, 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला काफी दिनों से लंबा समय से खिंच रहा है। ओबीसी आरक्षण को लेकर के पेच फंसा हुआ था। तमाम ओबीसी अभ्यर्थी थे, लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। पिछले 1.5 से 2 साल की बात करें तो ये अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, सरकार से गुहार लगा रहे थे कि उनकी सुनवाई हो। आज तमाम बार मंत्री से मुलाकात हुई, जो संबंधित मंत्री थे इससे पहले पिछली सरकार में सतीश द्विवेदी मंत्री से, उनसे मुलाकात हुई, लेकिन उनका हल नहीं लिखा। उसके बाद इन लोगों ने हाईकोर्ट का रास्ता अख्तियार किया था और आखिरकार कोर्ट ने इनके पक्ष में कहीं ना कहीं फैसला सुनाया है। 69,000 सहायक भर्ती को एक बड़ा झटका लगा है। आरक्षण जो सही नियमों के अनुपात में नहीं तय किया गया था, जिसका कहीं ना कहीं जो मांग कर रहे थे अभ्यर्थी वो पूरी हो गई है। हाईकोर्ट ने भी कहा है 1 जून 2020 को जारी जो चयन सूची थी उसका रिव्यू किया जाए, साथ ही साथ 68 जो शिक्षकों की चयन सूची को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। रिव्यू करते हुए हमें 50 से अधिक न हो, इसका भी ध्यान रखा जाए। निश्चित तौर पर शिक्षकों के समायोजन की नीति बनाए सरकार, इस तमाम चीजों पर निर्देश हाईकोर्ट ने दिया। ठीक है अश्विनी, नजर बनाकर रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आजमगढ़ के बेलनाडीही गांव में आयोजित जन चौपाल कार्यक्रम में सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सपा और अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी की हालत खराब हो जाएगी। आजमगढ़ जिले की दोनों लोकसभा सीट पर अखिलेश यादव की पार्टी की हार होगी। इसी के साथ साथ इस बड़े बयान में ओम प्रकाश राजभर ने यह कहा कि अखिलेश यादव मुझे दिशा विहीन बताते हैं, जबकि हकीकत में वो खुद दिशा विहीन है। सरकार में रहते हुए उन्होंने पिछड़े वर्ग की, अन्य जाति के लिए कुछ नहीं किया। वही उन्होंने सपा के पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य को साइकिल चोर की संज्ञा दे दी, तो वही राम गोपाल यादव को भी अपराधियों की पैरवी करने वाला बताया। चार सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने आदेश दिया, पिछड़ी जाति को 27% आरक्षण जो मिल रहा है, 12 जातियां लाभ उठा रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार इसको बांट करके सबको दे। मुख्यमंत्री कौन था? अखिलेश यादव जी। हम दिशा विहीन हैं कि वो दिशा विहीन थे? एक साइकिल चोर दूसरे को साइकिलें चोर समझता है, उसी तरह के नेता हैं ये। नेता दुमुहिया सांप हो गए हैं। ये सरकार बुलडोजर नीति से आगे बढ़ रही है। समाजवादी पार्टी गुंडों की सरकार की नीति से आगे बढ़ रही थी। अभी आपने नहीं देखा राम गोपाल जी, जिसके ऊपर 100 मुकदमे लिखे गए हों, उसको बचाने के लिए मुख्यमंत्री से मिल सकते हैं।
पिछड़ों की रहनुमाई करने वाले, पिछड़ों की दुहाई देने वाले, जब 68,500 में 5% रिजर्वेशन सामान्य वर्ग बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट को नहीं मिला, तब उसको लेकर के मुख्यमंत्री से नहीं मिले। 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ, सरकार भी कह रही है, हाई कोर्ट कह रही है, पिछड़ा वर्ग आयोग कह रहा है, इसके लिए रामगोपाल जी मुख्यमंत्री से नहीं मिलेंगे। लेकिन अपराधी को बचाने के लिए जौनपुर में केमिकल सिलेंडर फटा, जिसकी चपेट में आने से एक की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची बचाव दल ने मामले को काबू में किया है। और आपको बता दें, इसके साथ साथ कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत उर्दू बाजार में आयुर्वेदिक की एक तेल फैक्ट्री थी, जिसमें तेल बनाते समय अचानक कर्मचारियों की लापरवाही से केमिकल सिलेंडर फटने से भीषण यह हादसा हुआ, जिसमें आग लग गई और आग की लपटें इतनी तेज थी कि जिससे एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे घनी आबादी में ये फैक्ट्री किस तरह से चलाई जा रही थी, अवैध तरीके से आखिर इस फैक्ट्री को कौन पनपा रहा था। यहाँ पे एक नूर अहमद व्यक्ति के घर पे वहाँ पे दवा बनाने का कार्य करते थे, आयुर्वेद की दवा और ऑयल वगैरह तेल बनाते थे। तो आयुर्वेदिक दवाएं बनाने का कार्य करते थे, उस काम में वो फास्फोरस और सल्फर भी यूज़ करते थे। कदाचित दवा बनाने के समय ही या किसी और का समय किसी और कारणों से उसमें विस्फोट हुआ, तेज़ आवाज़ के साथ विस्फोट हुआ और आग लग गई, जिसमें एक व्यक्ति ज़्यादा घायल सीरियस हालत थी उनकी और 2 व्यक्ति लगभग 50 से 60% जल गए थे। उनकी हालत भी गंभीर है, तो तीनों को हॉस्पिटल भेज दिया गया है। यहाँ पे एक इस समय मौजूद है कोतवाली थाना क्षेत्र के उर्दू बाजार में। अभी भीषण हादसा हुआ है। यहाँ पर केमिकल बनाने की फैक्ट्री थी, जिसमें सिलेंडर फटने से लगभग 3 लोग घायल हैं, एक की मौत बताई जा रही है। आपको दिखा दें कि देखिए, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से ग्रुप हाउसिंग सहित अन्य भवनों का मानचित्र स्वीकृत करने पे अब 17 बिल्डरों ने मानचित्र शुल्क की पूरी फीस तक जमा नहीं की है। आपको बता दें कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष राकेश कुमार सिंह के निर्देश पर सचिव ने इन बिल्डरों से बकाया 146.20 करोड़ रुपए की वसूली करने का भी आदेश प्रवर्तन प्रभारियों को दिया है। आपको बता दें कि इतनी बड़ी रकम, जिसका अब प्रभारियों को निर्देश दे दिया गया है कि किसी तरह से इस रकम को वसूला जाए, जिसके बाद अब धनराशि जमा कराने के लिए जीडीए अब नोटिस जारी करेगा। जीडीए सचिव ब्रजेश कुमार ने उनके मुताबिक मानचित्र स्वीकृत कराने के बाद जिन बिल्डरों ने अभी तक बकाया राशि जमा नहीं करवाई है, उन्हें नोटिस जारी किए जा रहे हैं। ब्रजेश कुमार के मुताबिक बिल्डरों को कुल 209 करोड़ रुपए बकाया था, लेकिन लगातार नोटिस जारी करने के बाद कुछ धनराशि जमा हुई और अब 146 करोड़ रुपए बकाए शेष है। प्राधिकरण में इसकी समीक्षा की गई थी कि ऐसे कितने बिल्डर हैं जिनका नक्शा रिलीज हो गया और इंस्टॉलमेंट पूरी उन्होंने जमा नहीं की है। तो ऐसे प्रकरण समीक्षा करने में पाया गया कि लगभग 146 करोड़ रुपया बकाया हमारा 17 बिल्डरों पे। इन सभी बिल्डरों को हमने नोटिस जारी की है कि ये पैसा जमा करें और नोटिस के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। उसमें अगर जमा हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज फिर आगे की कार्रवाई करेंगे। अगर नोटिस के बाद भी नहीं जमा होती तो फिर आरसी वगैरह की जो भी कार्रवाई है उसके हिसाब से आरसी जारी करके कार्रवाई की जाएगी। और खबर लखनऊ से, जहां एलडीए के उपाध्यक्ष डॉक्टर इंद्राणी त्रिपाठी के निर्देश पर कार्रवाई की गई है। प्रवर्तन जोन 1 की टीम ने यह कार्रवाई की है। आपको बता दें कि गोमती नगर में आवासीय भू उपयोग में अनाधिकृत व्यावसायिक निर्माणों के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई की गई है। गोमती नगर में 3 भवनों को सील किया गया है। एलडीए के उपाध्यक्ष डॉक्टर इंद्राणी त्रिपाठी के निर्देश पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। प्रवर्तन जोन 1 की टीम ने यह बड़ी कार्रवाई की है। वहीं प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड का मामला, शाइस्ता ने दाखिल की अग्रिम जमानत याचिका। आपको बता दें, प्रयागराज जिला कोर्ट में अर्जी दी। अर्जी पर आज सुनवाई होने की आशंका है और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि शाइस्ता पर 25,000 का इनाम भी घोषित है। और अब
सीधे तौर पर प्रयागराज हत्याकांड मामले पर यह बड़ी अपडेट सामने आई है कि अब प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड मामले की अभी आरोपित फरार चल रही शाइस्ता ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। शाइस्ता ने अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है। प्रयागराज जिला कोर्ट में यह अर्जी दी गई है और आज खासतौर पर इसलिए भी महत्वपूर्ण इस पूरी खबर को लेकर हो जाता है क्योंकि आज सुनवाई भी इस अर्जी पर होने की आशंका है। शाइस्ता पर आपको बता दें कि दरअसल 25,000 रुपए इनाम पहले ही घोषित हो चुका है और अब अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई है शाइस्ता परवीन की तरफ से। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विवेक पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, जिस तरह से अग्रिम जमानत याचिका शाइस्ता ने दाखिल कर दी है और ये आशंका जताई जा रही है कि आज सुनवाई भी हो सकती है, क्या अपडेट आपके पास? जी, अग्रिम जमानत शाइस्ता ने दाखिल की थी क्योंकि लगातार जब उनका नाम शूटर साबिक के साथ उनकी फोटो वायरल होती है और वायरल होने के बाद अब उनको डर सताने लगा था कि पुलिस अब उनको गिरफ्तार करेगी। इसके डर से बचने के लिए उन्होंने अग्रिम जमानत की याचिका हाई कोर्ट में दाखिल की थी, जिसकी सुनवाई 15 मार्च को होनी है और 15 मार्च को होने के बाद ही अब इस पर हाईकोर्ट फैसला करेगा कि उनकी इस याचिका को स्वीकार करेगा, उनको जमानत अग्रिम जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये कोर्ट इस पूरे मामले को सुनने के बाद फैसला करेगा। लेकिन फिलहाल अभी उन्होंने जमानत याचिका दाखिल की है और इसमें अभी उनके जो वकील हैं वो इसमें बहस करना चाहते हैं और उसमें बहस होगी, उसके बाद सारा फैसला होगा। जी, जिस तरह से विवेक लगातार ये बात सामने आ रही है कि आरोपितों की तलाश की जा रही है, उसी कड़ी में शाइस्ता परवीन पर भी 25,000 का इनाम घोषित किया जा चुका है, लेकिन पहले ही फरार चल रही हैं और इस अग्रिम जमानत से क्या कयास लगाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से अगर बीच में देखें तो शाइस्ता परवीन लगातार मीडिया में आ रही थी और अपने आप को बेगुनाह, अपने परिवार को बेगुनाह बताने की बात कर रही थी कि हमको राजनीतिक विद्वेष के चलते फंसाया जा रहा था। लेकिन जब से ये शूटर साबिर के साथ इनकी तस्वीरें वायरल हुई हैं, निश्चित तौर पर कहीं न कहीं पुलिस को इस बात का अंदेशा हुआ है कि इस उमेश पाल हत्याकांड को लेकर कहीं न कहीं इस शाइस्ता परवीन की भी भूमिका संदिग्ध है और शाइस्ता परवीन अगर पुलिस की गिरफ्त में आती है तो कई राज निकल कर सामने आएंगे, कई चीजों के बातें पुलिस को जानकारी मिलेगी कि षड्यंत्र कैसे रचा गया था, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। तो काफी कुछ शाइस्ता परवीन के पास छिपा रखा है जिसको पुलिस निकलवाना चाहती है, जिसकी धरपकड़ के लिए लगातार पुलिस छापेमारी कर रही है। जी बिल्कुल विवेक, नजर बनाकर रखिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। कन्नौज में सदर कोतवाली के मकरंद नगर SBS खेल मैदान में कोल्ड ड्रिंक को लेकर विवाद हो गया। मामूली विवाद में दर्जनों की संख्या में मौजूद दबंगों ने कर्मचारी को दौड़ा कर पीटा। आपको बता दें कि दबंग कर्मचारियों को पीटते रहे और दरोगा पास खड़ा मोबाइल देखता रहा। पुलिस के सामने दबंगों की गुंडाई का ये वीडियो वायरल हुआ है और कोल्ड ड्रिंक का प्रचार करने के लिए कर्मचारियों ने स्टॉल लगाया था और आपको बता दें कि कोल्ड ड्रिंक मुफ्त में बांटी जा रही थी। पीड़ित ने मारपीट करने वालों पर लैपटॉप और कोल्ड ड्रिंक चोरी करने का आरोप लगाया है। और खबर रायबरेली से है, जहां कार सवार बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा बीच सड़क पर एक ई-रिक्शा ड्राइवर के पिटाई का मामला सामने आया है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की दबंगई यही नहीं रुकी, उन्होंने खबर बना रहे एक पत्रकार को भी दौड़ा कर पीटा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से बजरंग दल के कार्यकर्ता ई-रिक्शा ड्राइवर और पत्रकार को थप्पड़ से पीट रहे हैं। वहीं मौके पर मौजूद पुलिस बस खड़ी होकर तमाशा देख रही है। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, लेकिन जब इस पूरे मामले पर जानकारी ली गई तो पुलिस अधिकारी को कहना है कि दोनों पक्षों ने मामले पर सुलह कर लिया है और कोई तहरीर नहीं मिली है, लिहाजा पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और अब खबर मुजफ्फरनगर से। एसएसपी संजीव सुमन का ऑपरेशन क्लीन जारी है। लगातार यह ऑपरेशन कराया जा रहा है। चेकिंग के दौरान 2 थाना क्षेत्रों में मुठभेड़ हुई है। आपको बता दें
कि इस अभियान के अंतर्गत अब जो आरोपित है उन्हें बख्शने के विचार में नहीं दिखाई दे रही है एसएसपी। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों को गोली लगी है। बदमाशों से गाड़ी, ट्रैक्टर और 2 तमंचा बरामद किया गया है। आपको बता दें, बदमाशों पर लूट और चोरी के 2 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं और एक अन्य बदमाश बता दें कि कॉम्बिंग में गिरफ्तार किया गया है। बुढ़ाना में और शाहपुर थाना क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई है। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रही हैं। ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। बदमाशों का सफाया करने के लिए एक दरअसल मुहिम छिड़ी गई है, ऑपरेशन क्लीन चिट। ऑपरेशन क्लीन जारी है। एसएसपी संजीव सुमन का यह ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सचिन जौहरी जुड़ गए हैं। सचिन, जिस तरह से एक के बाद एक कवायद ऑपरेशन क्लीन में देखी जा रही है, अब उसी के अंतर्गत एसएसपी संजीव सुमन का ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। चेकिंग के दौरान 2 थाना क्षेत्रों में ये मुठभेड़ हुई, जिसके बाद बदमाशों पर यह बड़ी कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए एसएसपी ने साफ साफ निर्देश दे रखे हैं कि सभी थाना प्रभारी अपने अपने क्षेत्रों में चेकिंग अभियान चलाएंगे। उसी के तहत चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें शाहपुर और बुढ़ाना पुलिस के हाथ ये सफलता लगी है। 2 बदमाश इसमें में घायल हुए, एक अन्य बदमाश भी गिरफ्तार किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सचिन। वही ताजनगरी आगरा में बार एंड रेस्टोरेंट में अश्लीलता परोसी जा रही है। फतेहाबाद रोड स्थित मॉलिक्यूल बार एंड रेस्टोरेंट का ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें विदेशी युवतियां महफिल में अश्लील ठुमके लगाती दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें कि देर रात तेज साउंड की आवाज से परेशान स्थानीय लोगों ने पुलिस से इस मामले की शिकायत की और तस्वीरें भी आपके सामने लगातार न्यूज़ 1 इंडिया दिखा रहा है। इस मामले के बाद सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। विदेशी युवतियां महफिल में अश्लील ठुमके लगाती हुई दिखाई दे रही हैं। और अब खबर बाराबंकी से, जहां फसल का उचित दाम नहीं मिलने से किसान परेशान है। किसानों को नहीं मिल पा रहा फसल का लागत मूल्य। आपको बता दें कि जिले में बड़े पैमाने पर की जाती है आलू की खेती और आलू भंडारण के लिए कोल्ड स्टोर में लंबी लाइन लग रही है। मामला बाराबंकी के सिरौली गोसपुर क्षेत्र का बताया जा रहा है। ये जो आलू की फसल बोई थी आपने, कितनी लागत आई है और इसका अब मूल्य मिल पा रहा है? जी नहीं, 5 बीघा आलू लगभग बोया था। 50,000 रुपये लागत लगी है और आलू कोई भाव नहीं बिक रहा है। किसी तरह स्टोर टोकन ला करके रखा जाएगा। ये जो आलू, तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।